अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क में एक बार फिर सदारती निजाम की बहस जोर पकड़ती जा रही है। कुछ दिनों पहले तक सदारती निजाम की बहस सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद थी और ये शोशा सिर्फ गैर सियासी और गैर मुंतखब लोगों की तरफ से छोड़ा जा रहा था। हुकूमत और अपोजिशन एक जबान होकर इसकी मुखालफत कर रही थी, मगर अब कुछ सियासी और हुकूमती लोगों ने भी इस हवाले से बयानात देना शुरू कर दिए हैं। कोई सदारती निजाम की हिमायत कर रहा है तो कोई सदारती निजाम लाने के ऑप्शंस को मौजूए बहस बना रहा है। आज प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी को इंटरव्यू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने सदारती निजाम की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा है कि पार्लिमानी निजाम में बहुत समय पड़ते हैं और ब्लैकमेल होना पड़ता है, इसीलिए मुल्क के लिए सदारती निजाम बेहतर रहेगा। पार्लिमानी निजाम के अंदर जो मेजॉरिटी आपने रखनी होती है और उस मेजॉरिटी के लिए आपने जितने कंप्रोमाइज करने होते हैं, इसके बड़े नुकसानात मेरी जाती राय में सामने एक है। दूसरी बात यह एफिशिएंट गवर्नमेंट के लिए आपके पास एक इख्तियार होना चाहिए कि आप पूरे पाकिस्तान में कॉम्पिटेंट लोगों को, मैं अपने कल्चर के मुताबिक अमेंडमेंट के साथ बिल्कुल मेरा ख्याल कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहाँ पर बेहतर रहेगा, एफिशिएंट रहेगा, करप्शन की कमी होगी, ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, फेडरेटिंग यूनिट्स को प्रोटेक्शन मिलेगी। शाह फरमान वफाक के नुमाइंदे हैं और अपनी जमात की अक्सरियती राय से बरक्स उनका मौकिफ है। वो कहते हैं कि मुल्क में पार्लिमानी निजाम के बजाय सदारती निजाम आना चाहिए। शाह फरमान सदारती निजाम के फवायद, पार्लिमानी निजाम के नकाइस बयान कर रहे हैं, मगर सवाल यह है कि पाकिस्तान के लिए सदारती निजाम जरूरी क्यों है, जबकि मुल्क का आइन सिर्फ पार्लिमानी निजाम की बात करता है। अहम सवाल यह भी है कि मुल्क में सदारती निजाम आए कैसे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान के मुताबिक रेफरेंडम के जरिए मुल्क को पार्लिमानी निजाम से सदारती निजाम की तरफ लाया जा सकता है। उसकी जो कानूनी पोजीशन, जो लोग उसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, वो एक सिंपल सी बात है कि आइन के अंदर आर्टिकल 48 के अंदर क्लास 6 के अंदर है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जॉइंट सेशन यानी सेनेट और नेशनल असेंबली को बिठा के उनसे कहें कि क्या सदारती निज़ाम मुल्क के अंदर अगर हो तो इसके ऊपर रेफरेंडम करा सकते हैं, होना चाहिए कि नहीं, ये इख्तियार पार्लियामेंट का है। अगर पार्लियामेंट फैसला करे और अगर रेफरेंडम हो तो मैं अपना वोट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में यस का कहूंगा। गवर्नर शाह फरमान कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट फैसला कर ले तो अवामी रेफरेंडम के जरिए सदारती निजाम की राह हमवार की जा सकती है, मगर वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम की राय है कि अगर अवामी रेफरेंडम का फैसला हो जाए तो पार्लियामेंट अमल दरामद की पाबंद होगी। वजीर कानून सदारती निजाम लाने का ऑप्शन बता रहे हैं। गवर्नर खुल्लम खुल्ला हिमायत का ऐलान कर रहे हैं, मगर अहम बात यह है कि सदारती निजाम लाने का मामला उन चंद मामलात में से है जिस पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर हैं। जब से इस बहस का आगाज हुआ है, हुकूमती और अपोजिशन रहनुमा ऐसे किसी भी एडवेंचर की सख्त मुखालफत करते हुए नजर आए हैं। कि सदारती निजाम कैसे आ सकता है? सदारती निजाम के लिए आइन में तरमीम दरकार है। आइन में तरमीम कैसे हो सकती है? दो चाहे अक्सरियत के बगैर। ये एक तबका है जो मुल्क में क्या सराइयों के जरिए अनसर्टेनिटी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सदारती निजाम नहीं चल सकते इस मुल्क में। जमहूरी तरीके से वो इस निज़ाम को लिया नहीं सकते हैं। देखें, पाकिस्तान पार्लिमानी निज़ाम है और आइन बड़ी मुश्किल से बना है, सो हमें इसी आइन को आगे लेके चलना है। सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं, ज़रदारी साहब इस पर तो करेंगे बात? हम तो नहीं इसके कायल, कोशिश कर रहे तो हमको हम रोकेंगे। क्यों सदारती निज़ाम आएगा? कैसे आएगा? लोग कहते हैं कि आएगा, कैसे आएगा? हाँ, आप आइन ख़त्म कर दो, फिर आ सकता है। करो एक और तजुर्बा। ऐसी कोई बात नहीं है कि लोग कहते सदारती निज़ाम आएगा। क्यों आएगा? हुकूमत और अपोजिशन इस बात पर मुत्तफिक है कि मुल्क में सदारती निजाम की जगह नहीं, मगर दिलचस्प सवाल यह है कि वजीर आजम इमरान खान की इस बारे में क्या राय है। वो मुल्क में सदारती निजाम को ज्यादा बेहतर समझते हैं या पार्लिमानी निजाम को? वजीर आजम अहम वजारतें मुंतखब नुमाइंदों टेक्नोक्रेट्स के हवाले कर रहे हैं। गैर सियासी, गैर मुंतखब और माहिरीन को हुकूमत में बड़ा हिस्सा दिया जा रहा है। लगता है वजीर आजम अब भी ये समझते हैं कि कुछ वजारतें सिर्फ वही लोग चला सकते हैं जो इसके माहिर या टेक्निकल एक्सपर्ट हों, और इसीलिए खजाना, पेट्रोलियम और सेहत के कलमदान मुंतखब नुमाइंदों से लेकर माहिरीन को दे दिए गए हैं। कल प्रोग्राम आज हाजिम खानजादा में एविएशन के नए वजीर
गुलाम सरवर ने इस बात का एतराफ किया कि उन्हें टेक्निकल एक्सपर्टीज ना होने की वजह से वजारत पेट्रोलियम से बरतरफ किया गया है। मुझे बुला के उन्होंने कहा सरवर ये टेक्निकल मिनिस्ट्री है, इसे थोड़ा समझना, इस पे काम करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, तुम्हें आगे चल के मजीद क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा, गैस क्राइसिस है, पेट्रोल क्राइसिस है, तो तुम सियासी आदमी हो, इस वजारत के लिए कोई टेक्निकल आदमी होना चाहिए। तो गुलाम सरवर साहब कल ये कह रहे थे कि उनको हटाने की एक वजह यह है कि पेट्रोलियम मिनिस्टर किसी टेक्निकल शख्स को दी जाए, और इमरान खान साहब ने खुद उनको ये कहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस वक्त जो टेक्नोक्रेट्स और नॉन इलेक्टेड लोग काबीना में आए हैं, क्या ये पहला कदम है सदारती निजाम की तरफ? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली नवाज अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अली नवाज अवान साहब, क्या ये ख्वाहिश है आपकी लीडरशिप की, आपकी पार्टी की, कि मुल्क को सदारती निजाम की तरफ लेके जाए जो कि एक जमहूरी निजाम है? देखिए जी, किसी की पर्सनल राय तो हो सकती है, किसी की अपनी ख्वाहिशात हो सकती है। एज अ पार्टी मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। इमरान खान कैटेगोरिकली आपको बिल्कुल देखिए, मैं बात कर सकता हूँ, ये मेरी अपनी राय है। मैं समझ सकता हूँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ शायद किंगशिप बहुत अच्छी है, इमरान खान साहब की राय थी, मैं समझ सकता हूँ, और मैं जिस सिस्टम में हूँ मैं समझ इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, और मैं इसलिए लोग ये वाली बातें कर रहे हैं कि हमारे जो पार्लियामेंट वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम जो फॉलो करते हैं उसकी खूबसूरती क्या है, उसका लोकल गवर्नमेंट 3 टियर सिस्टम है, प्रोविंशियल है, फेडरल एंड लोकल गवर्नमेंट है। हम लोकल गवर्नमेंट को यूज ही नहीं कर सके, लोकल गवर्नमेंट को हम एम्पावर ही नहीं कर सके, लोकल गवर्नमेंट हम बना ही नहीं सके, और जो फिर वो उस चीज़ के जो सेटबैक्स आते हैं तो फिर इस तरह की बातें होती हैं। बट इंशाल्लाह ताला अब देखेंगे। इमरान खान साहब का बिलीफ है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ज्यादा बेहतर है, तो वो नाफिज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इस वक्त आपकी मेजॉरिटी नहीं है, मुल्क में शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये डिबेट ख्वाहिश देखें। फिर मैं 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना बड़ी मुश्किल बना है, और ये अगर मैं देखा जाए तो पहले से 2 कॉन्स्टिट्यूशन पहले बन चुके थे, 56 का एंड 63 का, और उसके बाद 73 बनाया, सबने मिलके बनाया है इसको, बड़ा जबरदस्त है, इसको हमने इंप्लीमेंट करना चाहिए। हाँ, ये डिबेट 73 से पहले तो हो सकती थी, अब 71 बन गया है, हमने उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना है। आपके टीम के बहुत सारे लोग, फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, अभी हमने सुनाया वो आके रिजेक्ट कर रहे हैं कि कोई ऐसा निजाम नहीं आ रहा है, लेकिन फिर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान साहब ने इस पर बात की कि ये बेहतर निजाम है, इसको रेफरेंडम के जरिए लाया जा सकता है। लॉ मिनिस्टर ने फारूक नसीम साहब आगे बात कर दे तो मेरी ख्वाहिश है, नसीम साहब कह रहे हैं कि रेफरेंडम ने अगर कह दिया आवाम ने कि सदारती निजाम आएगा तो फिर तो आईनी तरमीम की मैं इससे आगे बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं कह रहा हूँ मंजूर साहब की पार्टी ये कहती है कि इधर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, उसे अपने मंशूर में शामिल कर लें, नेक्स्ट इलेक्शन में चले जाएं और लोगों से इसकी ऊपर राय ले लें, खत्म हो जाएगी बात। ये बहस सोशल मीडिया पे चल रही थी तो ठीक है, लेकिन आपके अगर वजीर कानून ये बात करेंगे या केपी गवर्नर ये बात करेंगे तो फिर इस माहौल में ये जब बात हो रही हो तो कहते हैं कि शायद कोई ख्वाहिशात नहीं, ऐसी कोई कैटेगोरिकली मैं आपको कह रहा हूँ कोई नहीं। मंजूर साहब ये तो कह रहे हैं कैटेगोरिकली कोई नहीं है, लेकिन इस पर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी बात किया कि कोई निजाम नहीं आ सकता, बिलावल साहब भी कह रहे हैं ऐसा कोई निजाम नहीं आने देंगे, तो ये कह रहे हैं लाने का हमारा कोई मूड भी नहीं है वैसे। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मेन लॉ मिनिस्टर सबसे बुनियादी आदमी होता है जिसने कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी बात करनी होती है, उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया है। इमरान खान साहब की ख्वाहिश भी आपने अभी सुनवा दी है, फिर उनके गवर्नर ने भी कह दिया है। अब सवाल ये है कि क्यों लाना चाह रहे हैं? अभी तो टेक्निकल गवर्नमेंट मतलब टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट सुन रहे थे कि टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट सुन रहे थे, आएगी आ गई है। इनमें से पीटीआई कौन है? पीटीआई तो नहीं है, ये तो सारे टेक्नोक्रेट्स ले आए हैं, जो लेकर आए हैं उनका भी पता है, सबको पता है। अब सवाल ये है कि इससे पहले जो सदारती निज़ाम में रहे हैं, अयूब खान रहे, ज़ियाउल हक रहे और मुशर्रफ रहे, वो तो मार्शल लॉ थे, सही मानों में सदारती निजाम फिर वो सदर बने ना, वो जमहूरियत। मेरी एक गुजारिश सुन ले, वो पहले मार्शल लॉ लगाया, फिर लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाए तीनों ने, और फिर तीनों ने सदर बने, तीनों सदर बने, और पार्लियामेंट नहीं थी, तीनों की पहले पार्लियामेंट नहीं थी, पहले सदर बने फिर वो पार्लियामेंट उन्होंने मुंतखब करवाई। एक दूसरी बात, तीनों ने लोकल बॉडीज के इलेक्शन पहले कराए, जो सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। और तीसरी बात देखिए, उस पर यहां मैं अगर ऐड कर दूं सर, वो मार्शल लॉ लगे, उसके बाद उन्होंने कोई निजाम बनाया, पावर्स अपने पास ली, ना वो यूएस मॉडल था, ना वो फ्रांस में जो एक मॉडल है, नहीं मॉडल वो तो नहीं, मॉडल पाकिस्तान के अंदर तो 3 मॉडल जमहूरी, हम बात करें कि जमहूरी माशरे में मुझे एक मॉडल तो है ना प्रेसिडेंशियल। लेट मी एक्सप्लेन। अब तीनों के जो फॉलोअर्स हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, और तीनों के फॉलोअर्स की ये ख्वाहिश है कि ऐसे हो जाए। अब 2 रेफरेंडम हुए हैं, जो रेफरेंडम की तजवीज दी है,
ये जो मौजूदा सेटअप है सारा उन्हीं का फॉलोअर्स। अयूब खान के टाइम तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब नहीं, मसला ये नहीं होता कि टाइम पे पार्टी का तो कोई ऐसा नहीं है जो भुट्टो साहब, मसला है कि आइडियोलॉजिकली कौन फॉलो करता है। ये नहीं है कि प्रेजेंट मैं प्रेजेंट था उस वक्त, मैं तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जब सारा टेन्योर है, मैं तो उस वक्त 8वीं 9वीं का भी स्टूडेंट नहीं था, उससे पहले की बात है। अब सवाल ये है कि अब दूसरी बात है कि उन्होंने रेफरेंडम की बात की। 2 रेफरेंडम हुए इस मुल्क में, एक ज़ियाउल हक ने कराया, एक मुशर्रफ ने करवाया, और MKM दोनों की हमायती थी। अब अगर दोनों की हमायती थी, अब तीसरा रेफरेंडम का वो रास्ता दे रहे हैं। अब अगर रेफरेंडम करवा के आपने लाना है तो फिर बुनियाद जो इस आइन की बुनियाद है वो 3 है, वफाकी होगा, पार्लिमानी होगा, जमहूरी होगा। आप इसका मतलब है कि इसकी बजाय अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपने करना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेकर आए, पहले उस बुनियाद पर असेंबली इलेक्ट हो और वो आकर बुनियादी ढांचा तब्दील कर सकती है। आईनी तरमीम से नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। अली साहब, आप कह रहे हैं कि कोई हमारा तो इरादा ही नहीं है तो इस बहस में ना जाए, लेकिन ये जो अब आप लोगों ने काबीना में लोग लेकर आए, ये टेक्नोक्रेट्स हैं, और ये मुकम्मल तौर पे तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्निंग, लेकिन उसकी एक अहम जो रूह है वो ये है कि एग्जीक्यूटिव हो, एग्जीक्यूटिव अपने लोग नॉमिनेट करे, अपने लोग नॉमिनेट करें और वो फिर मेन वजारतें चलाएं, बजाय इसके कि आप अवामी नुमाइंदों को लेकर आए। तो यहां तक तो आप फॉलो कर रहे हैं। इमरान खान साहब समझते हैं कि टेक्निकल लोगों का होना काबीना में जरूरी है। टेक्नोक्रेट्स हर गवर्नमेंट का हिस्सा रहे और हर गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटीज है। अब देखें 1150 अरब रुपए की स्टेट एंटिटी लॉस है, और पिछले 10 साल से तो आप मंजूर भाई को ये बात मानेंगे कि जमहूरी गवर्नमेंट चल रही है, हम उससे पीछे चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। मैं PIA आपका 350-400 अरब रुपए के नुकसान में सालाना, आपकी रेलवे 30 अरब रुपए के लॉस में है, आपकी जो बाकी स्टील मिल है, ये सारी की सारी लॉसेस में है ना। स्टेट एंटिटी आपका वापडा, रेलवे भी लॉस, वहां तो आप एक अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव लगा सकते हैं ना, वहां पे ये थोड़ी कह रहा हूं कि एमएनओ को बिठा दे पाकिस्तान स्टील मिल में। बात करने की जो कोशिश कर रहा हूं, हाँ, अगर ये इसी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए आप किन लोगों को लगा सकते हैं, लॉ आपको इजाजत देता है, तो आप उसको मिक्स क्यों कर रहे हैं? अगर लॉ मुझे इजाजत दे रहा है और मैं टेक्नोक्रेट को वहां लगा सकता हूं, लॉ 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए कर सकता हूं, तो बहस खत्म हो जाती है। और मैं ये समझता हूं, क्योंकि मेरे 5 साल बाद जब लोगों के पास जाना है, मैंने अपनी डिलीवरी लेके जानी है। ये बड़ा मैं ये समझता हूं, अली नवाज साहब अवाम के पास जाएंगे तो लोग आपसे सवाल करेंगे, हफीज शेख साहब से नहीं करेंगे, उन्होंने अवाम के पास नहीं जाना है, नदीम बाबर ने नहीं जाना है, आप लोगों ने जाना है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली इस बात से मुतमईन है कि अवाम में हमने जाना है, लेकिन जो फैसले कर रहे होंगे, इस मुल्क के अहम महकमे चला रहे होंगे, वो टेक्नोक्रेट्स होंगे? देखिए, फिर लेजिस्लेटर का काम होता है वो पॉलिसी मेकिंग है, लेजिस्लेशन है, ठीक है, और उसके साथ जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम हम फॉलो करते हैं, उसके अंदर उनको वजारतें दी जाती हैं मुख्तलिफ, और ये आपके कैप्टन जो आपका प्राइम मिनिस्टर है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो किसको कैबिनेट में लेके आए, किस MNA को लेकर, सारे तो नहीं आ जाते। उसके बाद आपके उसी लॉ के अंदर आप टेक्नोक्रेट्स को भी रख सकते हैं। मैं जब जाऊंगा और मैं ये कहूंगा, मैंने लेट्स सपोज PIA रिवाइव की, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने स्टील रिवाइव की, मैंने रेलवेज रिवाइव की, और मैंने चाहे टेक्नोक्रेट्स के थ्रू की, चाहे मैंने अपने पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू की। मेरा काम है विजन देना, मेरा काम है पॉलिसी बनाना और उसको इंप्लीमेंट करना है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि देखें 47 लोगों की आपकी काबीना है, जिसमें इत्तेहादियों को एक साइड पर रखे तो 16 से 17 आपके पास नॉन इलेक्टेड लोग हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। शिजाद में बात हो रही है, देखिए एक्सपर्टीज चाहिए होती है आपका। अगर आप लगाएं कि 450 अरब रुपए का सर्कुलर डेट आखिरी साल में ग्रो होता है, 157 बिलियन का आपका SNGP और SSGPL का लॉस हो रहा होता है। 10 साल से हमारे कॉन्टिन्यूस हमारे लेजिस्लेटर्स उसे चला रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि जो जिस बंदे की एक्सपर्टीज है इस फील्ड के अंदर, हम उसे अपनी पॉलिसी दें, हम उसे अच्छी तरह चलाने की कोशिश करें। ये कह रहे हैं कि अगर 16, 17, 18 भी हमारे पास नॉन इलेक्टेड लोग चला रहे हो काबीना, तो हमें इससे मसला नहीं है, क्योंकि मेन मसला तो MNA को होना चाहिए। ये है, देखिए असल चीज ये है कि वोट मिला तहरीक इंसाफ को, और वोट चीज के लिए, तब्दीली के लिए, इत्तेसाब के लिए और चेंज के लिए, ठीक है, और हमने डिलीवरी देनी है। और वी खान साहब थिंग्स लाइक खान साहब ये समझते हैं कि भाईजान इस फील्ड में एक्सपर्ट चला सकता है। ये निजाम यही रहेगा, एक अस्पताल होता है पार्लिमानी निजाम में, आप कह रहे हैं कि पहला कदम नहीं है ये। सब एक मिसाल दे देता हूँ, डॉक्टर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर सारे काम करते हैं, पर एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी होता है, और उसका काम क्या होता है, उसने मैनेजमेंट डिग्री ली होती है, उसने हॉस्पिटल रन करना होता है, उसकी एक्सपर्टीज होती है। आवाम किसी को इलेक्ट नहीं करती ना, ये फर्क आ जाता है। लेकिन आप एक इसको वाइंड अप करें, आप ये कह रहे हैं कि पार्लिमानी निजाम में होते हुए टेक्नोक्रेट्स को लेकर आए हैं, जो कि आइन में है, हम पहला कदम नहीं उठा रहे सदारती निजाम की तरफ। ये नो वे तो मंजूर साहब ये कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत में हफीज शेख साहब तो माशाल्लाह आपके इकोनॉमिक मैनेजर थे, अब इनके बन गए, तो कोई इसमें मसले वाली बात नहीं। टेक्नोक्रेट्स आते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सदारती निजाम की तरफ बढ़ रहे हैं, या हमारी ख्वाहिश है।
देखिए, हफीज़ शेख को पीपल्स पार्टी इससे पहले शौकत तरीन को लेकर, पहले नवीद कमर थे, फिर शौकत तरीन आए, फिर ना पहले इसाक डार थे, फिर नवीद कमर आए, फिर ये आए हफीज़ शेख आए। सबसे पहले इसाक डार थे जी, इसाक डार आए, उन्होंने रिजाइन कर दिया। फिर आखिरी महीने में सवाल ये है कि हमने इनको सेनेटर बनाया था, मेरा ख्याल उम्मीद है ये भी किसी जगह पे किसी को, सवाल ये है कि उसको छोड़ें। अभी मैं जो बात करने लगा हूँ कि ये मुल्क पहले भी तजर्बागार रहा है, यहाँ पे तजर्बात ही होते रहे, उन तजर्बात के नतीजे में हमने मुल्क तोड़ दिया था इसी बहस के अंदर, इसी सदारती निज़ाम, इसी बानी यूनिट, जो अक्सरियत थी उनको अकलियत उन पे गालब आ गई थी। अब जो इधर भी दूसरे छोटे सूबे थे उनके इश्यूज थे। अब सदारती निज़ाम इस मुल्क के अंदर नहीं चल सकता, चूंकि फिर सिर्फ पंजाब होगा। वो तो खैर कह रहे हैं, मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन ले। अब ये नया तजर्बा करके अगर ये करना चाह रहे हैं जो इनकी ख्वाहिशें हैं, क्या फिर किसी मुल्क को तोड़ने की तरफ ले जाना चाह रहे हैं? अभी भी पंजाब ही होता है, अगर आप पंजाब से मेजॉरिटी सीट्स ना लेके जाएं तो आप वजीर आज़म नहीं बन सकते। नहीं, वो दूसरी बात है कि सीटें कहां से मिलती हैं, लेकिन फिर भी कई दूसरे सूबों से जोड़ जमा करके आप कर सकते हैं। ठीक है, सवाल ये है कि आप क्यों इस तरह का एक करना चाहते हैं? फिलहाल जिसमें पहले ऑलरेडी छोटे सूबों के ज़हनों में जो मसला बताऊंगा, पीपल्स पार्टी का मसला क्या, अब मैं आपको बता देता हूँ। आप कहें कि 957 बिलियन रुपीस आपको मिला है, वो आपने कहां खर्च किया? वो कहते हैं एक मिनट आप रुके, मंजूर भाई, एक मिनट रुके ना, आपने पूछा है तो मैं मंजूर भाई मैं बात करूं, आप कर लीजिएगा, उससे में आ गए आप। तो 957 बिलियन आपने कहां खर्च किया? वो क्या आप 18वीं तरमीम के पीछे पड़ गए? हम क्या आपको कहते हैं जो 106 अरब रुपए आपने थर में लगाया और आपने कहा था अब साफ पानी पीने का मुहैया करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कह रही है वहां एक गिलास पानी का नहीं मिला, आगे हम सदारती निजाम लेके आ रहे हैं। देखिए बहस चलती रहती है, मैं आज भी कह रहा हूं मैं 18वीं तरमीम की बहुत सारी चीजों के हक में होगा और बहुत सी चीजों पे मेरी भी फवाद साहब ने भी कहा था ना कि हम जब करप्शन पे हाथ डालते हैं तो कभी 18वीं तरमीम, कभी सदारती निजाम, ये इल्जाम लगाना। ये बताएं, करप्शन पे हाथ तो इन्होंने वादा किया था कि सबसे पहले हम अपना हिसाब करेंगे। जरा जाए ना केपीके में 15 इन्वेस्टिगेशंस पड़ी और अभी जो लेटेस्ट निकला है 21,000 स्टूडेंट्स का फेक, और ये 5 साल रहे हैं। वो कौन से स्टूडेंट है बताइएगा जी? वो कौन से स्टूडेंट है? वो जो आप लोगों ने उनको वॉचेस दिए थे, हर महीने 1100 रुपया वॉचेस का देते थे। 21,000 फेक एनरोलमेंट्स। यस, ऑन रिकॉर्ड 41,000 थे, उसमें से ये निकला है 51% से ज्यादा निकला। अब सवाल ये है कि जरा ये भी बता दें कि इनको वहां पे कितने पैसे लगे 5 साल में, और एक हॉस्पिटल, अब आप मुझे 1 मिनट दीजिए, एक अस्पताल बनाया हो उसका नाम बता दे, एक यूनिवर्सिटी बनाई हो उसका नाम बता दे। में चले जाएंगे मैं उधर ही, मैं नहीं जाना चाहता। अब मैं ये बता रहा हूँ, अब मेरी गुजारिश तो सुन लेना। हमने 16 नए हॉस्पिटल बनाए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बात फेडरल चलाएगा। अब आप बीच में बोल रहे हैं चलो इसमें ये किसी दिन मेरे साथ प्रोग्राम रख लेना, डन कर ले। सदारती निजाम की बात करें। दूसरा सदारती निजाम जो है ये एक फिर नया तजर्बा, फेलियर अपना माने ना। अब इमरान खान को चाहिए था ये अपना फेलियर मानता कि मैं 9 महीने में बतौर टीम कैप्टन फेल हुआ हूं और मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं। तो ये कबूल करे खुद अपनी जिम्मेदारी, किसी पे डाल इस मुल्क को तबाह करके चले गए और अपने कैप्टन को कहे ये बहस खुदारा, उन्होंने अपना कैप्टन इनको पाकिस्तान की सतह पे पार्टी थी रूरल सिंध तक महदूद कर दिया। वो जिन्होंने पहुंचाया, जिन्होंने आपको इधर पहुंचाया ना, उन्होंने हमें आखिरी फिक्रा कहना चाहा। अगर किसी ने तबाह किया तो इन्होंने बर्बाद कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद एक और बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। कल वजीर आजम इमरान खान साहब ईरान का दौरा करेंगे। 2 रोज का ये दौरा है और बतौर वजीर आजम इमरान खान का ये पहला ईरान का दौरा होगा जिसमें वो ईरानियन सुप्रीम लीडर और ईरानियन प्रेसिडेंट से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि आज फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा आज फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एलामिया भी जारी किया है जिसमें उन्होंने ईरान से एहतजाज किया है कि ओमार में पाकिस्तान के जो 14 पर्सनल शहीद किए गए वो जो टेररिस्ट आए थे वो ईरान से आए थे, उनके जो बेस कैंप थे ईरान में मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी की तरफ से ये भी कहा गया कि पहले भी हमने इंटेलिजेंस शेयरिंग की है लेकिन ईरान की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट भी किया है और ईरान से मुतालबा किया है कि जो दहशतगर्द ग्रुप ईरान से ऑपरेट कर रहे हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान के वजीर खारजा। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिक्र किया कि इंटेलिजेंस मौजूद है ईरान में, दहशतगर्दों के कैंप से जिनकी वजह से ये अटैक हुआ है, हमारे 14 पर्सनल को शहीद किया गया है। और आपने ये भी कहा कि माजी में भी इस तरह की इंटेलिजेंस शेयरिंग होती रही है। माजी में क्या रिस्पॉन्स आया है और अब क्या रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईरान से? देखिए, ईरान हमारा पड़ोसी है और उसके साथ हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। जब भी उन्हें कोई दुश्वारी पेश आई है, हमने उनके साथ ताउन किया है। जब उनके कुछ सिपाही यरगमाल कर लिए गए थे, अबडक्ट कर लिए गए थे, तो पाकिस्तान ने मुकम्मल ताउन किया और बाजियाब कराए और 9 उनके हवाले किए। अब ये हमें जो हमारे साथ ये जो वाक़या रूनुमा हुआ है, जो कि काबिल मज़म्मत भी है, अफसोसनाक भी है और दहशतगर्दी है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर ली है BRA ने। और हमारे पास इंटेलिजेंस एविडेंस है कि उनके हैंडलर्स जो हैं वो भी वही हैं, उनके कैंप्स हमें आइडेंटिफाई किए हैं, हमने उनकी निशानदेही की है और उनसे दरखास्त की है कि जिस तरह हमने उनके साथ ताउन किया है, एक ब्रादर हमसाया मुल्क के नाते हम तवक्को करते हैं कि वो भी विजिबल एक्शन के जरिए हमारी तशवीश को दूर करेंगे। आज फॉरेन मिनिस्टर जवाद जरीफ से मेरी अच्छी गुफ्तगू हुई और उन्होंने मुझे मुकम्मल यकीन दिलाया कि हम मुकम्मल तावन भी करेंगे और इनको बेनकाब करने के लिए पाकिस्तान की पूरी मदद करेंगे, पूरा तावन करेंगे। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि हमने उनसे कहा है कि फौरी तौर पे वो एक्शन भी लें, वहां से रिस्पांस भी आए कि वो तावन करेंगे, लेकिन अब कल एक इंपॉर्टेंट दौरा है वजीर आज़म इमरान खान का और ये पहला दौरा है ईरान का उनका। अब हम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बायलैटरल किन इशूज़ पे बात होगी ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ, वहाँ के सुप्रीम लीडर के साथ? क्योंकि उससे एक दिन पहले ही हम उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि आपने एक्शन करना है उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो कि बेस्ड हैं ईरान में। देखिए, ये मैंने उन्हें पाकिस्तान की आवाम के जज्बात उन तक पहुंचाए, ये मेरा फर्ज बनता था। पाकिस्तान में इस वक्त न सिर्फ सदमा है, हम गुस्सा भी है और मैंने अपने भाई को जवाद जरीफ को सारे हालात से आगाह किया। लेकिन ईरान के साथ ताल्लुकात की अहमियत सामने रखते हुए हमने अपने दौरे और अपने प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं लाए और हस्ब मामूल जो हमने तय किया है उसके मुताबिक आगे जाएं। और हमारा आपस में ये तय हुआ है कि इंशाअल्लाह जब प्राइम मिनिस्टर साहब वहां जाएंगे और उनकी लीडरशिप से मिलेंगे तो वो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम मजीद मैकेनिज्म्स के बारे में बात करें, जिससे कि हम अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन को, बॉर्डर रीजन की सिक्योरिटी सिचुएशन को फर्दर बीफ अप कर सकें। हमने कई इक़दाम आए हैं। मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन 6 इक़दाम का जिक्र भी किया है जो हमने मिलकर मशावरत से उठाए हैं, जिससे हालात यकीनन बेहतर हुए हैं। लेकिन इंश्योर करने के लिए कि ऐसे वाक़यात मुस्तक़बिल में रूनुमा न हो, हम मजीद इस पर बात वहाँ करेंगे। सही है, उस पर वहां पर बात भी होगी। और आप कह रहे हैं कि कोई मनफी असरात वजीर आजम इमरान खान के दौरा ईरान पर नहीं पड़ेंगे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज इमरान खान साहब ने अपने स्पोक्स पर्सन पार्टी के तर्जुमानों से बात की है और उन्होंने जो काबीना में रिशफल आया है उस पर अहम बात की है। जो ज़राए से खबर आई है उसके मुताबिक आज वजीर आज़म साहब ने ये कहा है और दो टोक कहा है कि जो वजीर अवाम का एहसास नहीं रखेगा उसको फारिग कर दिया जाएगा, उसकी काबीना में कोई जगह नहीं होगी। वजीर आज़म ने आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला पर भी एतमाद का इजहार किया है और ये कहा है कि वो फिलहाल कहीं नहीं जा रहे। तो कल तक ये क्या सराहियाँ हो रही थी कि क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में टीम्स बदलेंगी या उनके कप्तान भी बदलेंगे, तो आज वजीर आज़म ने दोनों वज़राए आला पर एतमाद का इजहार किया है। इसके अलावा वजीर आज़म ने यह भी कहा है कि वफाक और सूबाई वज़रा जो हैं उनकी मॉनिटरिंग मुसलसल जारी रहेगी और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी की वजारत, किसी का कलमदान मुस्तकिल नहीं होगा। आज इस इजलास में जो कि स्पोक्स पर्सन के साथ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अब्दुल हफीज शेख साहब की तारीफ की और ये कहा है कि मईशत और आलमी मालियाती इदारों से उनके अच्छे कनेक्शन हैं और वो उनके साथ माजी में भी काम कर चुके हैं, तो उनको इस बात का तजुर्बा है। लेकिन हमने कल भी आपको बताया था कि माजी में पीपल्स पार्टी का जो दौर था जिसमें 3 साल तक
फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे अब्दुल हफीज शेख साहब, वहां पर तहरीक इंसाफ ने बड़ा क्रिटिसिज्म किया था, ग्रोथ की शरह कम थी, महंगाई पे बड़ी तनकीद की थी। लेकिन आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनके पास तजुर्बा है, वो अब हमारी माशी टीम का हिस्सा है। आमिर कियानी के हवाले से बताया गया कि कीमतों में जो इजाफा था, दवाइयों की कीमत में जो इजाफा हुआ था, उस बुनियाद पर आमिर कियानी साहब को हटाया गया है। कल हमने अपने प्रोग्राम में ये बात डिस्कस की थी कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इकोनॉमिक टीम है और जो मीडिया टीम है वो हूबहू वही है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। हफीज शेख साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, आज एडवाइजर टू द फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इसी तरीके से वजीर इत्तलात उस वक्त फिरदौस आशिक अवान साहिबा थी, तो आज भी मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं। उस वक्त स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन शमशान बुखारी साहब थे, आज वो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं। और इसके अलावा नदीम अफजल चंद साहब इस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब के तर्जुमान हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा और तर्जुमान भी रहे। तो इकोनॉमिक टीम भी वही है, मीडिया टीम भी वही है। और कल और आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फिरदौस आशिक अवान साहिबा की। उन्होंने जब बात की मीडिया से गुफ्तगू की इस मीटिंग के बाद, तो उनसे एक अहम सवाल भी किया गया कि आपसे पहले फवाद चौधरी साहब थे और वो हेड ऑन लिया करते थे ऑपोजिशन को, वो ऑपोजिशन पे तनकीद किया करते थे, क्या आप भी इसी तरीके के बयानात देंगी या आपका अंदाज मुख्तलिफ होगा? इस पर क्या कहा है फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने, सुनिए। अपोजिशन के बगैर कोई पार्लियामेंट और जमहूरियत जो है वो चल नहीं सकती। अपोजिशन इस जमहूरी कल्चर के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट उसका रोल है, लेकिन अपोजिशन को भी अपना रोल जिम्मेदारी से अदा करना है। अपोजिशन अगर पार्लियामेंट को हाईजैक करेगी, हॉस्टेज बनाएगी, वहाँ कोई कानून साजी नहीं होने देगी और रिकन्सिलिएशन जो हुकूमत का रिकन्सिलिएशन जो कि हुकूमत की पॉलिसी है वो जारी रहेगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन 8-9 माह में हमने रिकन्सिलिएशन तो तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं देखी, अलबत्ता ये जरूर कहते हैं कि फलाना करप्ट है, फलाना चोर है, इसको पकड़ा जाएगा। और उनसे पहले जो इंफॉर्मेशन थे मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी इस तरह की बात नहीं की। कल हमारे प्रोग्राम में अली जैदी साहब से जब हमने ये पूछा था कि पीपल्स पार्टी की टीम अब आपकी टीम का हिस्सा है, ये कैसे परफॉर्म करेंगे, क्यों आसिफ अली जरदारी साहब के अंडर परफॉर्म नहीं किया, अली जैदी साहब ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि वो तर्जुमान जो कि पहले पीपल्स पार्टी में थे अब हमारी हुकूमत का दिफा करेंगे, उनके लिए ये जरूरी होगा कि वो आसिफ अली जरदारी साहब की करप्शन को बेनकाब करें। ये कहा था हमारे प्रोग्राम में अली जैदी साहब ने। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो नहीं करेंगे ऐसा तो फिर उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। आशिक अवान साहब जो है वो वफाकी तर्जुमान है, शमशान बुखारी पंजाब हुकूमत के तर्जुमान है, नदीम चंद साहब वजीर आजम के तर्जुमान है, ये सारे पीपल्स पार्टी के लोग हैं। तहरीक इंसाफ के अपने लोग कहाँ हैं तर्जुमानी करने के लिए? अब आप बड़े मजे की बात देखें, आप जी सारे पाकिस्तान के सारे एंकर ये जी इमरान खान को पॉलिटिक्स नहीं आती, इमरान खान को पॉलिटिक्स नहीं आती। अब ये मुझे बताएं कि कितनी जबरदस्त पॉलिटिक्स है कि जो 3 नाम आपने लिए हैं, फिरदौस आशिक अवान, शमशान बुखारी और नदीम अफजल चंद साहब, आज यही 3 लोग आशिफ जरदारी की करप्शन एक्सपोज कर रहे होंगे टीवी के ऊपर बैठ के। 3 लोग वो हैं जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में अपनी हुकूमत की भी बड़ी तारीफ करते थे और पीटीआई पे तनकीद करते थे। जरा इसको इस एंगल से भी देख लीजिए कि मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इनको पता होगा अंदर क्या हो रहा था। अच्छा, तो अब ये सारी चीजें और भी खोल के बताएंगे, और अगर नहीं बताएंगे तो रिप्लेस हो जाएंगे, और अगर नहीं बताएंगे तो रिप्लेस हो जाएंगे। तो अली जैदी साहब का कहना था क्योंकि ये आसिफ अली जरदारी साहब के साथ रहे, ये करप्शन को ज्यादा बेनकाब करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो रिप्लेस हो जाएंगे। अली जैदी साहब का ये कहना था। लेकिन कल ही एक इंटरव्यू में फिरदौस आशिक अवान साहिबा से आज टीवी के इंटरव्यू में गरीदा फारूकी साहिबा ने यह पूछा कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब करप्ट हैं। इस पर क्या जवाब दिया फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने, खुद सुन लीजिए। क्या आसिफ जरदारी करप्ट हैं? मैं किसी को ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। जैली अकाउंट्स का केस चल रहा है और वो अदालत सर्टिफिकेट देगी कि कोई करप्ट है या बेगुनाह है। आप अपने कप्तान से डिफर कर रही हैं। आपके कप्तान हमेशा कहते हैं कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं। उनकी हुकूमत के तमाम वज़रा कहते हैं कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं। वो उस कंडक्ट और उस एक्शन को उस कंडक्ट के पीछे कोई रीजन होगी। आप समझती हैं कि आसिफ जरदारी अब तक करप्ट नहीं है? इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, राइट? टिल प्रूवन गिल्टी। अभी आसिफ जरदारी इनोसेंट है। वो चीजें जिस तरफ जा रही हैं वो लम्हा फिक्री है कि आसिफ जरदारी करप्ट कुछ काला है। अली जैदी साहब ने कहा था कि करप्शन एक्सपोज करनी पड़ेगी, लेकिन फिरदौस साहिबा से जब ये पूछा गया कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब करप्ट हैं तो उन्होंने कहा उनके केसेस इस वक्त चल रहे हैं, जब तक उनके केसेस उन पर साबित नहीं हो जा सकते उनको करप्ट नहीं कहा जा सकता। अब कानूनी तौर पे तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा की बात सही है, जब तक किसी पे करप्शन का इल्जाम साबित नहीं हो जाता उनको करप्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्या ये वो बयानिया है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है? क्या ये वो बयानिया है जो इमरान खान साहब का है और साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का था? तो उसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि
फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब इस बात पर यकीन रखते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने करप्शन की है, वो करप्ट हैं, लेकिन ये नैरेटिव फिरदौस आशिक अवान साहिबा आगे नहीं बढ़ा रही, एटलीस्ट कल के इस इंटरव्यू में नहीं बढ़ाया। माजी में फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब क्या कहते रहे? फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब अरबों रुपए खा गए हैं, और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब सर्टिफाइड क्रिमिनल हैं, सर्टिफाइड चोर हैं। यह है पार्टी का नैरेटिव, लेकिन नई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर समझती हैं कि जब तक उन पर इल्जाम साबित नहीं होता उनको करप्ट नहीं कहा जा सकता, और इसीलिए कल इंटरव्यू में उन्होंने करप्ट कहने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर अली जैदी साहब का जो मौकिफ था और जो कल बयान था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि कहते हैं कि अगर मौजूदा टीम ने, जिसमें फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, शमशान बुखारी साहब हैं और नदीम अफजल चंद साहब हैं, उन्होंने जरदारी साहब की करप्शन को एक्सपोज नहीं किया तो उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।